नमस्कार, knockingnewz.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपको वन्य जीवन के इतिहास की सबसे चालाक और शातिर शेरनी की कहानी सुनाने के लिए यहां लाया हूं। मैं इस वक्त बरेली में हूं और मेरे साथ बरेली और पीलीभीत रेंज जो है उसके डायरेक्टर श्री जावेद अख्तर साहब हैं और उनके साथ में मैं पूछूंगा कि किस तरह से ये जो चालाक शेरनी थी, मैं इसका एक छोटा परिचय आपको दे दूं। 15 महीने से ये बरेली जैसे शहर के अंदर रह रही थी। सारी कोशिशें वन विभाग की, बड़े बड़े एक्सपर्ट देश भर के इसको तलाशने में लग चुके थे। ऐसी जगह पे रहती थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जितनी सी जगह में कुत्ता नहीं रह सकता उतनी जगह में वो छिप जाती थी। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे कोई भी मनुष्य देख ही नहीं सकता था। पूरे इलाके की ज़बरदस्त कॉम्बिंग की गई। सारे हथकंडे जो वन विभाग के होते हैं वो अपनाए गए, कैमरे लगाए गए और बहुत मुश्किल से 15 महीने बाद वो कहाँ छिपती थी ये जगह पता की जा सकी। और वो जगह थी जहाँ पे अगर आप तोप के गोले भी मारेंगे तब भी शेरनी को गिरफ्तार करने नहीं जा सकते। वो इतना सुरक्षित इलाका था जिसमें छिपी हुई थी। पूरी कहानी सुनते हैं जावेद अख्तर साहब से, वो हमारे साथ हैं। जावेद अख्तर साहब, एक बार बताइए कि जब ये पूरा किस्सा शुरू हुआ कि इस तरह की शेरनी जो है मिल गई है, तो किस किस तरह की चुनौतियां आपके सामने थी, किस किस तरह की परेशानियां थी, कौन कौन सी चीज़ें थी जो एक बड़ी समस्या ये बन गई? रबर फैक्ट्री थी जो करीब 20 साल पहले बंद हो चुकी है और 1200 एकड़ एरिया में ये फैक्ट्री फैली हुई है। 20 साल पहले बंद हो जाने की वजह से वहाँ पर घास, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे इस तरह से उग गए हैं जैसे वो जंगल का ही रूप हो गया हो। इस रूप के कारण आसपास पीलीभीत जैसे जंगलों से कभी कभी भटक करके यहाँ पे टाइगर आ जाते हैं, लेपर्ड भी आ जाते हैं। और पिछले 2018 में भी एक टाइगर भटक करके यहाँ आ गया था। 2 महीने में ही पकड़ लिया गया था। लेकिन ये शेरनी जो मार्च 2020 में यहाँ पे दिखाई दी थी पहली बार, उसको वो इतनी समझदार थी कि उसको वन विभाग के लोग, कई देहरादून से एक्सपर्ट्स लोग बुलाए गए, WII के, उनकी टीम ने भी पकड़ने की भरसक कोशिश की, सभी प्रयास किए, लेकिन ये इतनी समझदार और चालाक थी कि किसी भी विधि से ये पकड़ में नहीं आई। आपके ऊपर एक बड़ा दबाव भी रहा होगा कि किस तरह से जो है वो लगातार आपके ऊपर प्रेशर रहा होगा कि एक जंगल में से आके एक शेरनी रह रही है शहर में, आसपास बस्ती है, बहुत सारे लोग रहते हैं और किसी भी तरह से उन लोगों के ऊपर वो अगर हमला कर दे, किसी तरह उनको अगर नुकसान पहुंचाए तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? एक बड़ा पैनिक आपके पास रहा होगा। क्या रहा था, किस तरह से आप उस वक्त महसूस करते थे? बिल्कुल, हम लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये उस कैंपस से अगर बाहर निकलती है तो आसपास गांव हैं और किसी भी गांव वाले को अगर घायल कर देती तो वो हम लोगों के लिए एक अशुभ संकेत होता, जिसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश से और जो भी वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स लोग थे, टीम थी, सबको बुला करके हम लोगों ने लगातार प्रयास किया। उसके बाद हाथ में नहीं आ रही थी। लेकिन 15 महीने थे, पहले 15 महीने जिनमें आप उसको ढूंढते रहे, उसमें आपने क्या क्या किया, थोड़ा तफसील से बताइए, क्या हुआ है सिलसिलेवार? इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि पहले जो हम लोगों की रणनीति थी, हमारे PCCF सर, हमारे यहाँ पे जो चीफ सर बैठते हैं ललित वर्मा सर, इन सब लोगों के साथ जो मीटिंग्स हुई, जो दुधवा के डायरेक्टर साहब हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई, उसमें ये तय हुआ कि इसको ट्रैंकुलाइज करके पकड़ लिया जाए और पकड़ करके इसको सुरक्षित किसी जंगल में छोड़ दिया जाए। क्योंकि ये शेरनी बहुत ही, जो भी हम लोगों ने कैमरे लगाए थे उसमें इसकी जो स्वास्थ्य स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी। ये करीब 4 साल की एज की बताई जा रही थी, स्वस्थ हिस्ट पुष्ट थी, लेकिन बहुत ही समझदार या चालाक थी
जो भी विधि हम लोग इसके साथ। आपने जब जो है इस शेरनी के बारे में जब आपको पता चला तो कौन कौन से आपने ऑपरेशन चलाए, कौन से तरीके अपनाए, वो कौन कौन सी जुगत थी जिनको लगा के आपने उसको पकड़ने की कोशिश की, फेज़ बाई फेज़ बताएं ताकि हम ज़्यादा डिटेलिंग के साथ अपने दर्शकों को बता सकें। हम लोगों ने इसको पूरे रबर फैक्ट्री में जहाँ जहाँ इसके पग मार्क्स मिले वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे लगाए, पिंजड़े लगाए पहले, ताकि पिंजड़े में किसी तरह से आ जाए। हम लोगों ने वेट लगाए ताकि उसमें ये उसके पाड़ा लगाया, बकरे लगाए, इवन हम लोगों ने कुछ सूअर भी रखे ताकि उसकी लालच में ये पिंजड़े में, हाँ उसकी लालच में ये पिंजड़े में आ जाए। लेकिन ये इतनी चालाक थी कि किसी भी लालच में ये नहीं आई। इवन यहाँ तक हुआ कि ये उस पिंजड़े के बाहर अंदर जो बेट लगा हुआ था उसको देख करके बैठ के देखती रही और फिर वापस चली गई, पिंजड़े में नहीं कमरा भी था उसमें, वीरान कमरा, जिसके अंदर आप लोगों ने एक बकरा बांध दिया था, और उस कमरे का आपका ये आपने उसका जो वो पूरा किस्सा बताइए क्या था। ये पिंजड़े के पास जब आती थी तो ये हम लोगों ने अनुमान लगाया बैठक करके कि अगर पिंजड़े में ये नहीं जा रही है तो ये जो खंडहर पड़े हुए कमरे हैं उन कमरों में जहाँ इसका आना जाना ज़्यादा था, जिस रास्तों पे, उस रास्ते पे हम लोगों ने पहले एक पाड़ा बांधा ताकि उसका ये शिकार करके इसकी आदत शिकार करने की बंधे हुए। एक दो पाड़े को तो इसने मारा, फिर हम लोगों ने वहाँ जहाँ से इसने पाड़ा मारा था वहीं पे एक कमरे में ऐसा उसको बना दिया गया था प्लाई लगा करके कि जैसे ही उस कमरे में ये इंटर करेगी वो कमरे का शटर बंद हो जाएगा और ये उसके अंदर बंद हो जाएगी, और उसके बाद हम लोग इसको ट्रैंकुलाइज करके निकाल लेंगे। लेकिन ये इतनी चालाक थी कि ये आई तो उस कमरे तक, लेकिन जो अंदर बकरा बंधा हुआ था उस बकरे को कुछ देर बैठ के देखती रही, लेकिन अंदर नहीं गई, वहीं से वापस चली गई। अच्छा, इस शेरनी के बारे में जैसा कि समझ में आता है ये बहुत चालाक थी, वो कौन सी चीज़ें थीं जिसके कारण आप उसको जो है पकड़ नहीं पा रहे थे, वो कैसे कैसे निकल जाती थी, उसकी चालाकी के कुछ किस्से बताइए। यद्यपि पकड़ में नहीं आ रही थी, जो एक चिंता का विषय थी। मतलब कि कैमरे में वो दिखती थी लेकिन हाँ जी, आदमी को नहीं मिलती थी। और इसकी टाइमिंग्स इतनी सेट थी कि रात में कभी शाम को निकलती थी 6 बजे और 11-12 बजे रात में ये वापस चली जाती थी अपने उस छुपने के वाले स्थान पे। कभी ये 3 बजे रात में कैमरा ट्रैप में आती थी कि 3 बजे निकलती है और 5:30 बजे तक फिर ये अंदर चली जाती थी। टाइम भी बदलती रहती थी? टाइम भी बदलती रहती थी। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत बेट लगाए इसको खाने के लिए, लेकिन बहुत कम बेट ही इसने शिकार किया। ज़्यादातर नेचुरल शिकार ये करती थी जो उस रबर फैक्ट्री में बंदर, नीलगाय और खरगोश ये सब बहुतायत में है वहाँ पे, उसी का शिकार करके ये अपना नेचुरल तरीके से अपने को ये बचा के रख रही थी। कितने कैमरे आपने लगाए हुए थे वहाँ पे जहाँ जिसके जरिए आप उसकी ट्रैक पे नजर? करीब 25 से ज़्यादा, करीब 40 कैमरे हम लोगों ने लगा रखे थे जगह जगह पे। और उसके बाद हमारी पूरी टीमें लगी रहती थी जो इसकी निगरानी करती थी, रात में भी दिन में भी, ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो ना। आखिर में क्या हुआ, कैसे मिली, कहाँ मिली, कौन सी जगह पे मिली? बीच में ये हो गया कि अगर ये सेफली रह रही है तो इसकी सेफ्टी की चिंता की जाए और इसको सेफ रखा जाए। पकड़ने की कोशिश जो हम लोग लगातार कर रहे थे वो थोड़ा सा उसमें हम लोगों ने ये छूट दी कि अगर ये नेचुरली इसमें रह रही है तो रहने दिया जाए, ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि ज़्यादा डिस्टर्ब करने से ये भी संभावना थी कि ये पास के गांव में चली जाती और वहाँ पे लोगों पे हमला कर सकती थी। जी जी। हर तरह की हम लोगों ने कोशिश कर ली। हमारे कानपुर के डॉक्टर साहब भी आए थे, WII के भी डॉक्टर आए थे, डॉक्टर दुष्यंत भी आकर के पूरी टीम कई बार ट्राई कर चुकी थी और ये किसी न किसी तरह से हम लोगों को डॉज दे करके
निकल अच्छा, जाती थी। झाड़ियों में आपने कॉम्बिंग भी की और वो ट्रैक्टर में हाँ, जाली लगा के जो आप बता पिछले रहे थे। अगस्त में जब ये लग रहा था कि अब ये हम लोग इसकी लोकेशन ढूंढें कहाँ ये छुप के रहती है, जी, जी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व से उनके पास कुछ ट्रैक्टर्स ऐसे हैं जो जाल से घिरे हुए हैं, जाल से ढके हुए हैं और उस पर टाइगर अटैक नहीं कर सकता है, सेफ़ हैं वो। उन ट्रैक्टरों को मंगाया गया, जेसीबी मंगाई गई। जेसीबी में मैं और डीएफओ यहाँ के खुद बैठ करके इसको पूरे मैदान में जहाँ भी चांसेस थी, घास के बड़े मैदान थे, उसमें ढूंढा गया, लेकिन हम सब की मेहनत बेकार हुई। कहीं इसका ये ट्रेस नहीं हुई कि कहाँ ये रह रही है। मुझे तब तक इतना अनुभव हो गया था कि पीलीभीत के कुछ स्टाफ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इसके पग मार्क्स देख करके बता सकते हैं कि ये किधर की तरफ जाती है, किधर से निकलती है। उसी क्रम में हमने डीएफओ पीलीभीत से टाइगर रिजर्व से भी बात किया, तो उन्होंने भी कुछ एक्सपर्ट्स WTI के नाम सुझाए। हम लोगों ने अपने PCCF वाइल्ड लाइफ को कम्युनिकेट किया कि सर अगर ऐसा हम लोग करें तो शायद इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला ललित वर्मा सर की अध्यक्षता में, तो उसमें हम लोगों ने WTI के लोगों को, डॉक्टर साहब लोगों को भी बुला रखा था। WTI के लोगों ने और हमारे जो 4 लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लगा रखे थे पग मार्क्स ढूंढने के लिए, उन लोगों ने बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी उस दिन कि सर एक टैंक में इसके घुस के छिपने के वो लक्षण मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं जी। और ये मीटिंग जल्द ही ख़त्म कर दी जाए। सुबह ही 4 बजे उन्होंने उस कैमरा ट्रैप को जाके देखा, तो उसमें उसके जाने के घुसने के उस टैंक में फ़ोटो आई हुई थी। तत्काल इन लोगों ने जाल से उसके उस मुंह को बंद कर दिया और हम लोगों को सूचना दिया, और ऊपर चढ़कर जब देखा तो उस टैंक में वो मौजूद थी। हम लोग अच्छा, वो टैंक का जो स्ट्रक्चर था वो बड़ा रोचक था, क्योंकि जिस तरह का आपने बताया कि उसमें जो टैंक की जो दीवार थी उसमें करीब 2 फुट की जगह भी नहीं रही होगी, और उस 2 फुट की जगह में वो रहती थी, क्योंकि टैंक की 2 लेयर वाले टैंक था। वो 2 लेयर का वो टैंक था और टैंक सड़क से 20-30 मीटर दूर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। इस तरह के 4-5 टैंक वहाँ पे रबर फैक्ट्री में हैं, और कभी हम लोगों ने, जितने लोग आए वहाँ पे, कई एक्सपर्ट्स आए, घूमे, पूरा एरिया उन्होंने रबर फैक्ट्री का घूमा, लेकिन कभी किसी की नज़र उस टैंक पर नहीं गई कि उस टैंक के अंदर वो छुप करके बैठ सकती है। नहीं, वो जो टैंक था वो जैसे करीब, अब वो 2 लेयर का टैंक है वो, और करीब 25 फुट ऊंचाई उस टैंक की है। दोनों लेयर के बीच में केवल 1.5 से 2 फुट की जगह है जिसमें वो घुस करके बैठती थी। उसके पैर भी पूरी तरह से नहीं फैल सकते थे उस टैंक में, लेकिन सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही सेफ प्लेस था उसके लिए, जहाँ पर वो छुप के बैठती थी। किसी की नज़र भी वहाँ नहीं पड़ सकती थी उस टैंक के अंदर, कतई नहीं। वो झांक के भी वो दिखाई नहीं देती जब तक ऊपर से ना देखा जाता, और ऊपर से दिन में देखने पे तो मिलती नहीं, रात में देखने से दिखाई नहीं देती, रात में वो रहती नहीं थी उसमें। तो ये बहुत कम टाइम जो दिन का था उसी में वो रहती थी उसमें, जब आराम करती थी, और बाकी शाम के टाइम तो वो निकल लेती थी शिकार के लिए, रात में भी इधर उधर रहती थी। तो ये एक उसकी लोकेशन पता करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही। फिर आपने जब पता चला कि इस टैंक के अंदर है, तो वो टैंक का जो मुहाना था वो तो बहुत छोटा था जहाँ से वो घुसती थी, उसको वहाँ से ना तो आप आदमी घुसा सकते थे, ऊपर से भी इतनी जगह नहीं थी कि कोई आदमी उसमें उतर के उसको निकाल रहा है, और हिंसक जानवर है, तो कैसे किया ये सारा? देखिए, एक बहुत कहने को तो लगता है कि उसको पकड़ टैंक के अंदर बंद कर लिया गया और पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जब हम लोगों ने उस पर विचार करना शुरू किया तब समझ में आया कि ट्रैंकुलाइज भी अगर कर दिया जाए तो कैसे उसको कौन लेने जाएगा, आदमी के जाने की जगह ही नहीं थी। फिर यह तय हुआ कि पहले हम नॉर्मल वे में पिंजड़ा लगाएं, हो सकता है वो 1 दिन 2 दिन बाद पिंजड़े में आ जाए निकल करके, यहाँ पे सुनसान रहेगा तो शायद निकल आए,
हम लोगों ने वो भी एक दिन लगा कर ट्राई किया पिंजड़ा। जब वो नहीं आई तब हम लोगों ने फिर अपने प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर पवन सर से बात करके उसको ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन लिया और वो एग्री हुए कि ऐसी कंडीशन में ट्रैंकुलाइज किया जाए। उस पर ट्रैंकुलाइज करके निकालने के लिए हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम कर रखा था, क्योंकि ट्रैंकुलाइज करने पे कुछ ही 25-30 मिनट का टाइम सब मिला के मिलता है। उस टाइम में हमें निकालना था, उसे पिंजड़े में डालना था, उसका स्वास्थ्य परीक्षण करना था, सब इतने में करना था। इस वजह से हम लोगों ने पहले उस टैंक की दीवार को कुछ दूर पे काट दिया जहाँ पे वो बैठी हुई थी। टैंक की पूरी शीट को काटा? हाँ, बाहर की शीट को कटर से काट दिया। क्या आगे बहुत सारे कटर के लिए आपने आदमी और कई आदमी 4 सेट और 5 सेट आदमी लगा रखे थे, ताकि 10 मिनट में वो पूरा कट जाए। कटने के बाद कोई दिक्कत ना आए, इसलिए जेसीबी भी हम लोगों ने लगा रखी थी कि जेसीबी उस टीन की दीवार को खींच करके हटा सके। और इतने इंतज़ाम करने की वजह से ही हम लोगों ने 10 से 15 मिनट में ही ट्रैंकुलाइज होने के बाद उसको अपने स्ट्रेचर पर ले लिया और ले जा कर के पिंजड़े में डाल दिया। सारी चेकिंग का स्वास्थ्य परीक्षण करा के पिंजड़े में डालने के 5 ही मिनट बाद वो उसे होश आ गया और वो पूरी तरह से दहाड़ने लगी। अच्छा, आपको जब आपने शेरनी को पकड़ लिया, आपको जो है वो इसको पकड़ने के बाद में एक बड़ा सवाल ये था कि इसको जो है कहाँ छोड़ा गया होगा, किस तरह आपने छोड़ा इसको, कहाँ छोड़ा? चूँकि वो पहले से मैं बता रहा हूँ कि एक स्वस्थ शेरनी थी, उसको देख करके ऐसा लगता था कि इसको किसी भी चिड़ियाघर में रखना उचित नहीं है। यही हमारे PCCF वाइल्ड लाइफ सर का भी यही मत था कि इतने अच्छे जानवर को हम चिड़ियाघर में रखना उचित नहीं है। तो इसके लिए पहले से बंदोबस्त कर रखा गया था कि उसको दुधवा के जंगलों में, उस क्षेत्र में छोड़ना उचित है जहाँ पे टाइग्रेस की जनसंख्या कम है, ताकि वो उस जंगल में अपने को एडजस्ट कर ले। एक चीज़ बताइए, जैसे अक्सर लोग अपने पालतू कुत्तों को छोड़ आते हैं, दूर दूर जाके वो वापस आ जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि अगर आप कहीं शेर को छोड़ दें कहीं पे और वो वापस आ जाए? वो वापस तब आएगा जब उसको वो क्षेत्र पसंद नहीं आएगा, तब आएगा ना। उसको तो नेचुरल क्षेत्र जो है दुधवा, जहाँ पे जो जंगल है, जहाँ पे और टाइगर हैं, टाइगरेस हैं, उस क्षेत्र में उसको छोड़ा गया। एक चीज़ ये कही जा रही कि भाई ठीक है, लेकिन ये क्या वजह हो सकती है कि इतने सारे जंगल हैं, उसको छोड़ने के बाद में एक शेर जो है वो शहर में आकर बस जाता है? क्या वजह रही होगी? क्या जंगलों में शेरों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब उनके लिए वहाँ जगह नहीं बची है और अब वो शहरों में और दूसरी तरफ का रुख करने लग गए हैं? ये तो नहीं है, जंगल में जगह अभी है। जानवर पीलीभीत के जंगलों में ज़रूर उनकी जनसंख्या बढ़ गई है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को अभी नवंबर 2020 में अपनी टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करने के लिए, 2014 में यहाँ पे 25 टाइगर्स थे और 2018 में 65 टाइगर्स हो गए। इसके लिए इसको एक इंटरनेशनल अवार्ड TX2 मिला हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पे टाइगर्स की संख्या तो बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि टाइगर की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो बाहर निकल कर के भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है। टाइगर अपने को एडजस्ट करता है और पीलीभीत में इसकी पर्याप्त जगह आसपास भी है। तो ये थी कहानी वन्य जीवन के इतिहास की सबसे चतुर, चालाक और शातिर शेरनी की। ऐसी शेरनी थी जिसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। आपने देखा कि किस जगह वो छिपी हुई थी, उसके छिपने की जगह कौन सी थी, जहाँ जाने के लिए कोई बड़ा से बड़ा जासूस भी उसको नहीं पकड़ सकता था। उसके पग मार्क्स मिलते थे लेकिन गायब हो जाती थी। वो ऐसी इतनी छोटी सी जगह में जहाँ वो ठीक से मुड़ नहीं सकती थी, वहाँ जाकर छिप जाया करती थी और वहाँ भी ज़्यादा देर नहीं रहती थी। एक ऐसी शेरनी जो अपने जाने आने का टाइम बदलती रहती थी ताकि कोई उसको पकड़ ना सके, जो कैमरे में आती थी लेकिन कभी मिलती नहीं थी। ये कहानी थी उस शेरनी की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आगे और भी हम वीडियो बनाएंगे।
चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कहानी अपने लोगों को बताएं, क्योंकि ये एक तरह की किंवदंती है। जो पुराने ज़माने में दादा दादी की कहानियाँ होती थी, उसमें लोग इस तरह की शेरनियों की और शेरों की कहानियाँ सुनाया करते थे। ये एक उस तरह का किस्सा जीवंत है जो आपके सामने हम लेके आए हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो दाद दें, और कुछ चाहते हैं इम्प्रूवमेंट तो नीचे कमेंट करें। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID है, वहाँ जाकर आप जो है वो सपोर्ट के तौर पे कुछ राशि जमा करा सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।